Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 25th of June 2022. तो गाइज आज है तारीख 25 जून 2022 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है स्नेक आइलैंड को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग सा है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे चर्चा की जा रही है माइक्रो बीट्स के बारे में। अगर हम लोग माइक्रो बीट्स को एनवायरनमेंट में रिलीज़ करें तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। अब ये माइक्रो बीट्स होते क्या हैं, तो देखो माइक्रो बीट्स बेसिकली सॉलिड प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज़ के देखने को मिलते हैं। अब एनवायरनमेंट के अंदर अगर इनको रिलीज़ किया जाए तो ये क्यों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनते हैं, ये आपको बताना है। नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि देखो ये जो माइक्रो बीट्स है इसको हम लोग कंसीडर करते हैं हार्मफुल टू मैरीन इकोसिस्टम। स्टेटमेंट 2, दे आर कंसिडर्ड टू कॉज स्किन कैंसर इन चिल्ड्रन। स्टेटमेंट 3, they are small enough to be absorbed by crop plants in irrigated fields. Statement 4, they are often found to be used as a फूड एडल्ट्रेंट्स, यानी कि खाने के अंदर जो चीज़ें मिलावटें की जाती हैं उसकी तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बताना यह है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यूएस के अंदर कल हमने देखा बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, किस चीज़ को लेकर उसको समझने की कोशिश करेंगे। यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने एक पुराने जजमेंट को उलट दिया है, यानी यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया है अबॉर्शन राइट्स को। वो जजमेंट कौन सा है, तो वो जजमेंट है 1973 का। तो मतलब 1973 के अंदर एक केस हुआ था, उस केस का नाम है रो वर्सेस वेड का। अब इस केस के अंदर कुछ चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई थी, लेकिन कल यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस केस को पूरी तरह से पलट दिया, इस केस को उलट दिया, आप ऐसा कह सकते हो ओवरटर्न कर दिया, जो कि यहाँ पे यूएस के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और उसके बाद लोगों का सुप्रीम कोर्ट के सामने ही बहुत ज़्यादा प्रदर्शन, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला। अब थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड पर चलते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये 1973 का केस था क्या, क्योंकि इसको समझेंगे तभी आगे की चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को आगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से भी काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपसे डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहली बात, 1973 का जो ये केस है वो है क्या। देखो ये जो केस है ना, ये पिछले 1.5 महीने में लगभग 5-6 बार चर्चा में आ चुका है। होता क्या है, कुछ दिनों पहले यूएस के अंदर एक पॉलिटिको नाम का जर्नलिज्म कंपनी है, इन्होंने यहाँ पर यूएस की सुप्रीम कोर्ट की एक इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया, एक इन्फॉर्मेशन को रिवील कर दिया। और वो इन्फॉर्मेशन यही थी कि जो यूएस का सुप्रीम कोर्ट है वो 1973 का जो रो वर्सेस वेड का जजमेंट है इसको पलटने वाला है। तो ये इन्फॉर्मेशन पहले ही लोगों के पास आ चुकी थी, पहले ही यहाँ पर यूएस के सुप्रीम कोर्ट से ये इन्फॉर्मेशन लीक हो चुकी थी। तो लंबे समय से बवाल हो रहा है इस चीज़ को लेकर, लेकिन अब फाइनली यूएस ने क्या किया, इसके सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे के पूरे केस को ओवरटर्न कर दिया, इसको यहाँ पे पलट दिया। इस वजह से यहाँ पर लोग अब और ज़्यादा गुस्सा हो चुके हैं। अब ये रो वर्सेस वेड जजमेंट क्या है, 1973 के अंदर ये केस हुआ था और यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि देखो
इस केस के अंदर, इस पूरे के पूरे जजमेंट के अंदर में क्या बोला गया था कि जो अबॉर्शन है वो बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यानी एक महिला प्रेग्नेंट है तो अगर वो अबॉर्शन करवाना चाहे तो बिल्कुल करवा सकती हैं, वो उनका एक संवैधानिक हक है। अब आप देख पाओगे ये बातें कब कही थी, 1973 के अंदर। अब यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं चीज़ों को पलट दिया, चेंज कर दिया। आप चेंज कर दिया और चेंज करके क्या कर दिया हो गया, देखो पहले क्या था, अबॉर्शन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, अब यहाँ पर इस अबॉर्शन के ऊपर एक बैन लगाया जा रहा है, यानी कि अब जो महिला है वो अबॉर्शन इतनी ईजिली नहीं करवा पाएंगी जितना ईजिली पहले करवा पा रही थी। आई होप अब आप लोगों को एक अच्छे से क्लैरिटी मिली है। और इसी को लेकर आप देख पाओगे ये प्रोटेस्ट चल रहा है और यहीं पर एक बैनर आपको देखने को मिलेगा, माई बॉडी माई चॉइस का। वेमेन का कहना यह है कि देखो बॉडी हमारी है, हमारी चॉइस है, अबॉर्शन करवाना है हम करवाएंगे, नहीं करवाना है नहीं करवाएंगे। तो ये यूएस ने, इस पूरे सुप्रीम कोर्ट ने खासकर इस जजमेंट को क्यों पलटा, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे और क्या मेंशन किया जाता है, तो अभी यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे लॉज स्ट्रोक डाउन कर दिया और उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया कि देखो भैया अब जो अबॉर्शन होगा इसको लेकर आपको काफ़ी सारी चीज़ें फॉलो करनी होंगी और अबॉर्शन मतलब हर तरीके से जैसा पहले ईजिली करवाया जा रहा था अब ऐसा नहीं होगा। अब इस चीज़ को लेकर डिबेट भी छिड़ जाती है, बहुत सारे लोग इसके फेवर में भी हैं और बहुत सारे लोग अगेंस्ट में भी हैं। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि देखो यहाँ पर आपको वेमेन की चॉइस को देखना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली उस बच्चे को जो पालना है वो वेमेन को पालना है, तो उसकी चॉइस को देखना चाहिए कि हाँ वो क्या चाहती है अबॉर्शन को लेकर। बाकी कुछ लोगों का कहना है यहाँ पे कि देखो वो जो बच्चा पल रहा है उसके भी राइट्स हैं, वो भी यहाँ पर एक ज़िंदगी है, तो कुछ लोग यहाँ पर उसके फेवर में भी हैं। तो दोनों ही तरफ ऑब्वियस सी बात है, डिबेट में आपको फेवर और अगेंस्ट दोनों ही तरफ लोग देखने को मिलते हैं। अब इतना आप लोगों ने समझ लिया तो आप कहोगे मतलब अचानक से इसको लेकर चर्चा क्यों होने लगी, मतलब अचानक से ये 1.5 महीने पहले केस चर्चा में आ गया, ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीज़न है। रीज़न क्या है, क्योंकि देखो ये जो अमेरिका है ये है यूनाइटेड स्टेट्स, तो बहुत सारे स्टेट्स से मिलकर पूरा का पूरा ये अमेरिका बना हुआ है, ठीक है ना। तो बहुत सारे स्टेट से मिलकर अमेरिका बना हुआ है, इस वजह से हम लोग इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं। तो इसी स्टेट्स में से एक स्टेट है जिसका नाम है मिसिसिपी। तो मिसिसिपी ने यहाँ पर अपने यहाँ पर एक कानून लेकर आए और यहाँ पे क्या किया, इन्होंने अबॉर्शन को एक तरीके से बैन कर दिया। तो मिसिसिपी की साइड से इस चीज़ की शुरुआत होती है। 2018 में जो स्टेट ऑफ मिसिसिपी है ये अबॉर्शन को बैन कर देता है, यानी कि मान लो 15 सप्ताह हो जाए, मान लो एक तरीके से प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई, 15 सप्ताह हो गए तो 15 सप्ताह तक तो आप अबॉर्शन करवा सकते हो स्टार्टिंग के, बाकी 15 सप्ताह बाद आप अबॉर्शन नहीं करवा सकते। ऐसा मिसिसिपी ने 2018 में कर दिया। मतलब मिसिसिपी ने खुद सबसे पहली बार 1973 का जो रो वर्सेस वेड का जजमेंट था वो चैलेंज कर दिया था, इसके अपोजिशन में ये डिसीजन सुना दिया था। तो जैसे यहाँ पर मिसिसिपी ने ये किया उसके बाद बहुत सारे स्टेट्स के अंदर इसके बारे में चर्चा चल रही थी और फाइनली अब आप देख पाओगे यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये स्टेप भी उठा लिया है, ठीक है ना। इनफैक्ट मिसिसिपी ने 2018 में स्टेप उठाया, फिर उसके बाद 2019 में फिर क्या किया, हार्ट बीट एबॉर्शन लॉ पास कर दिया। हार्ट बीट एबॉर्शन लॉ का मकसद यहाँ पर यह है कि मान लो कोई महिला गई अबॉर्शन करवाने और अबॉर्शन करवाते वक्त मान लो जो बच्चा वॉम्ब के अंदर बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसकी कार्डियक एक्टिविटी रिकग्नाइज कर ली जाए, मतलब कि उसकी अगर धड़कनें चल रही हैं तो उसका फिर अबॉर्शन नहीं करवाया जा सकता, ठीक है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें भी लेकर आई गई। तो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो अबॉर्शन को पूरी तरह से बैन करने की कोशिश की गई मिसिसिपी के थ्रू। इसी के बाद यहाँ पे पूरे अमेरिका में इसी को लेकर चर्चा है और अब फाइनली यहाँ पर इस पूरे रो वर्सेस वेड केस को यहाँ पे पलट दिया है। तो ये तो आप लोगों ने समझ लिया, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी जो कि अभी चर्चा में है। अब मैं आपको इंडिया से संबंधित कुछ चीज़ें बताता हूँ जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे कि भारत के अंदर अबॉर्शन को लेकर क्या क्या कानून देखने को मिलते हैं। तो देखो इंडियन पिनल कोड आईपीसी जो कि 1860 में बनाया गया था, इसके अंदर तो बोला गया है कि भाई अगर कोई अबॉर्शन करवाता है तो बिल्कुल वो क्रिमिनल ऑफेंस है। और ये सारी बातें कहाँ पे बोली गई हैं, तो आईपीसी के सेक्शन 312 के अंदर बोली गई हैं। लेकिन इसको लेकर ही बवाल हो रहा था, वेमेन कह रही थी हमारे पास कोई राइट नहीं है, अबॉर्शन नहीं करवा सकते, अबॉर्शन करवाएंगे तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो उसके बाद क्या हुआ, हम लोग यहाँ पर एक लॉ लेकर आते हैं, एक एक्ट लेकर आते हैं। उस एक्ट का नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। 1860 का आईपीसी के अंदर ये क्रिमिनल ऑफेंस था, लेकिन 1971 में एमटीपी एक्ट को लाया गया ताकि क्या कर सके, कुछ छूट दे सकें, यानी कि जो महिला अबॉर्शन करवाना चाहती हैं उनको यहाँ पर छूट मिल सके। और ये 1970 का जो एक्ट था इसने यहाँ पे अलाउ किया
कि भाई यहाँ पर जो महिला है प्रेगनेंसी के स्टेज में है तो वो स्टार्टिंग के 20 वीक्स तक एबॉर्शन करवा सकती हैं, उसके बाद नहीं, लेकिन स्टार्टिंग के 20 वीक्स में एबॉर्शन हो सकता है। तो ये यहाँ पर वेमेन को एक राइट मिल चुका था। फिर अब की बार आपको पता होगा पिछले साल ही इस पूरे के पूरे एक्ट में, एमटीपी एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट, एक चेंज करा गया है। वो चेंज क्या है? वो चेंज ये है कि अभी तक का जो ये डेटा है कि भाई आप मैक्सिमम 20 वीक्स तक एबॉर्शन करवा सकते थे, इसको बढ़ाकर 24 वीक्स कर दिया है, 24 सप्ताह कर दिया है। लेकिन जो 24 सप्ताह किया गया, इसमें एक कंडीशन रखी गई है कि 24 सप्ताह तक सिर्फ उन्हीं लोगों का एबॉर्शन हो पाएगा जो कि कहीं ना कहीं एक विक्टिम है, ऐसी प्रेग्नेंट वेमेन जिन्होंने रेप को फेस किया, ठीक है, या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, तो उन्हीं का यहाँ पर एबॉर्शन हो सकता है। ठीक है ना, ये 2021 का अमेंडमेंट था, यानी कि एक चेंज इसके अंदर किया गया था। अब ये तो बात हो गई यहाँ पर एक हेल्दी बच्चे के बारे में। अब मान लो यहाँ पर जो फीटल है, यानी कि जो बच्चा मदर के वॉम्ब में डेवलप हो रहा है, बन रहा है, मान लो वो डिसेबल है। अब वो डिसेबल है तो उसके लिए क्या, कौन सी लिमिट होगी, मतलब कितने सप्ताह तक एबॉर्शन किया जा सकता है? तो ध्यान रखना, अगर फेटल डिसेबल है तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं होती है, कोई भी टाइमलाइन नहीं एबॉर्शन के लिए, कभी भी एबॉर्शन करवाया जा सकता है। बट यहाँ पर क्या है, एक मेडिकल बोर्ड को पूरी तरह से सेटअप करना होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है या यूनियन टेरिटरी है, वो यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को यहाँ पर पूरी तरह से सेटअप करती है। उसके बाद में ही यहाँ पर एक डिसेबल फीटल का एबॉर्शन करवाया जा सकता है। तो ये इंडिया से संबंधित सारे लॉज मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपने काफ़ी अच्छे से इस पूरे के पूरे आर्टिकल को समझ लिया है। अब आते हैं अगले आर्टिकल पर, लेकिन उस पर आने से पहले वीडियो पे जो लाइक का बटन है फटाफट उसको दबा दो। जो हमारा टारगेट है वो आपको अचीव करवाना। यार इतना तो आप लोग कर सकते हो, 5K प्लस लाइक्स नहीं पहुंचा सकते, इतना आप लोग ज़रूर पहुंचा सकते हो। और थोड़ी देर लगने वाली है, थोड़ी देर क्या लगने वाली है यार, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, इतना आप लोग ज़रूर करना। और साथ ही साथ आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम पर जाना, दीपक यादव एजुकेशन टाइप करना, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे जैसे आप लोग कनेक्ट हो जाओगे, आप लोग अपनी क्वेरीज़ वगैरह मुझसे पूछ सकते हो। और क्वेरीज़ अपनी टाइप कर देना यार, क्योंकि अभी बहुत सारे मैसेजेस हो चुके हैं। पिछले 2 दिनों से मेरी हेल्थ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इस वजह से मैं ज़्यादा रिप्लाईज़ नहीं कर पाया हूँ। और साथ ही साथ कल बर्थडे के बहुत सारे विशेस आए यार, इतने सारे विशेस कभी एक्सपेक्टेड नहीं थे, हर जगह पर, इंस्टाग्राम पर भी, उसके बाद हर सोशल मीडिया हैंडल पर, साथ ही साथ यूट्यूब पर इतने सारे कमेंट्स कल रिसीव करे हैं। सच में आप सभी लोग का बहुत बहुत थैंक यू, इतना ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए जो मेरा बर्थडे है उसको। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो, क्वेरीज़ वगैरह आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हो। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब यहाँ पे देखो, एक आर्टिकल है जिसकी लगातार चर्चा हो रही है, इनफैक्ट पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। वो यहाँ पर है महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में। हालांकि इसके बारे में मॉर्निंग के करंट अफेयर का जो वीडियो होता है उसके अंदर मैंने बिल्कुल पहला आर्टिकल डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी आपको कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन इस आर्टिकल से संबंधित मैं आप लोग को दे देता हूँ। देखो, महाराष्ट्र के अंदर सिचुएशन अभी काफ़ी हद तक ख़राब है। सिचुएशन को समझने से पहले आपको समझना होगा महाराष्ट्र का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। महाराष्ट्र में जो करंट सरकार है, यानी कि जो महाविकास आघाड़ी आपको देखने को मिलती है, ये बेसिकली महाराष्ट्र की सरकार है। ये 3 पॉलिटिकल पार्टी से मिलकर बनी हुई है। मतलब महाराष्ट्र की जो सरकार है वो 3 पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पे गठबंधन कह सकते हो, 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में मिलकर चला रही हैं। और वो कौन कौन सी हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना। अब शिवसेना तो काफ़ी चर्चा में है ना करंट टाइम पर, तो उसी को लेकर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अब आप कहोगे ये 3 पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर कैसे सरकार को बनाया, तो थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों देखने को मिलते हैं। विधानसभा, विधान परिषद आपको दोनों आप देखने को मिल जाते हैं महाराष्ट्र के अंदर में। क्लियर हुआ? अब जब हम लोग बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो देखो होगा क्या, यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि जैसे कि टोटल जो सीट्स हैं महाराष्ट्र के अंदर में, जो विधायकों की सीट्स हैं वो लगभग 288 हैं। तो कितनी सीट्स हैं विधायक की? 288। अब मान लो किसी को भी महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनानी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, इस 288 का मतलब टोटल जितनी सीट्स होती हैं उसका 50% और +1, अगर इतना यहाँ पर होगा तो वो सरकार बना पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, मान लो टोटल महाराष्ट्र के अंदर 288 सीट्स हैं विधायकों की, तो इसमें से 144 इसका आधा हुआ, प्लस यहाँ पर एक और, अगर ये यहाँ पर इस प्रकार से कोई अपना सरकार को बना लेता है, ये सीट इनको मिल जाती हैं, तो वो यहाँ पर अपनी सरकार बनाएगा महाराष्ट्र के अंदर। तो ये काम इन तीनों पॉलिटिकल पार्टी ने साथ में मिलकर किया था। हालांकि बीजेपी दूसरी तरफ है,
इन तीनों का फोकस यही था कि बीजेपी की सरकार को आने नहीं देंगे महाराष्ट्र के अंदर में। हालांकि बीजेपी के पास में सबसे ज़्यादा विधायक हैं, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे 106 के आसपास हैं, लेकिन इन तीनों ने डिसाइड किया कि हम तीनों मिल जाएंगे, साथ में मिलकर सरकार को बनाएंगे। तो इन तीनों ने साथ मिलकर सरकार बनाई। और शिवसेना के जो लीडर हैं उद्धव ठाकरे साहब, जो कि बाल ठाकरे साहब के बेटे हैं, तो उद्धव ठाकरे जी यहाँ पर क्या हुए, सीएम बनकर आए, यानी चीफ मिनिस्टर बनकर आए महाराष्ट्र के। अब इनकी कुर्सी काफ़ी खतरे में नज़र आ रही है। अब हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर समझ लिया, अब समझते हैं कि क्राइसिस क्या चल रहा है। देखो क्राइसिस ये चल रहा है कि जब हम लोग बात करते हैं शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी की, तो इसमें करंट टाइम पर जो सीएम है वो आपको उद्धव ठाकरे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ शिवसेना के अंदर टोटल कितने विधायक हैं, ध्यान रखना, टोटल आपको 55 विधायक देखने को मिलते हैं, ये रहे 55 विधायक हैं। अब होगा क्या यहाँ पर, इन विधायकों में से एक विधायक यहाँ पर और आते हैं, वो है एकनाथ शिंदे साहब। ठीक है, तो एकनाथ शिंदे साहब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं इस पूरे के पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस में, ध्यान रखना। तो इन विधायकों में से एकनाथ शिंदे साहब ने क्या किया, अपने साथ में आज के टाइम पर 40 से ज़्यादा एमएलएज रख लिए हैं। तो मतलब 40 से ज़्यादा जो एमएलएज हैं या फिर विधायक हैं, वो सब इन 55 में से 40 से ज़्यादा जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे साहब के फेवर में हैं। और करंट टाइम पे बोला यह जा रहा है कि एकनाथ शिंदे साहब ये 40 विधायकों को लेकर आसाम का जो गुवाहाटी है वहाँ पे एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं। ठीक है, अब इनकी मांग क्या है, अब मांग यहाँ पर यह है कि देखो इनका कहना यह है कि हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि देखो जो ये पार्टी है वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार को बनाए। तो इनका कहना यह है कि बीजेपी के साथ मिलकर को सरकार को बनाया जाए। तो आप कहोगे कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, मान लो 40 विधायक इनके साथ में हैं, तब भी ऐसा कैसे हो जाएगा, मतलब कि कोई रूल वगैरह है क्या यहाँ पे? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जब आप लोग देख पाओगे अगर 40 विधायक एक साथ निकल रहे हैं एक पॉलिटिकल पूरे के पूरे पार्टी से, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो यहाँ पे ये डिफेक्शन वाली चीज़ें देखने को मिलती हैं। डिफेक्शन मतलब इधर दल बदल हो रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरे पार्टी के अंदर जा रहे हैं। तो आप कहोगे कि ये चीज़ तो बिल्कुल अलाउ नहीं है, क्योंकि हमारे पास एंटी डिफेक्शन लॉ है, एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर आया गया था। तो इस लॉ के अंदर तो बिल्कुल अलाउ भी नहीं है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी को चेंज करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर एक चीज़ मेंशन करी गई है कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, ठीक है ध्यान से सुनना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं उसके 2/3 मेंबर अगर एक साथ निकल कर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में जाना चाह रहे हैं तो वो बिल्कुल वैलिड होगा। अब आप कहोगे इससे हम लोग क्या समझें? इससे समझना यह है कि शिवसेना के अंदर टोटल कितने मेंबर्स हैं, टोटल आपको 55 विधायक देखने को मिलेंगे। 55 में से 40 लोग एकनाथ शिंदे साहब के बिल्कुल साथ में। उनका कहना यह है कि क्या करो, ये लोग मिलकर क्या करें, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएं, इनके साथ नहीं। ठीक है ना, नहीं तो फिर ये लोग बीजेपी के साथ मर्ज हो जाएंगे, और बीजेपी के साथ मर्ज हो गए तो ऑब्वियस ही बात है क्या होगा, यहाँ पर ये जो सरकार है वो डूब जाएगी, बीजेपी यहाँ पर सत्ता में आ जाएगी। अब देखो एक चीज़ क्या देखने को मिलती है, अब आप कहोगे इस 2/3 का क्या रोल है? 2/3 का ये रोल है, अगर आप लोग इस 55 को 2/3 करोगे तो लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो 55 को 2/3 किया जाए तो अप्रॉक्स 36 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप 37 मान लेते हैं, मान लो। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या बोलता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 लोग अगर निकलकर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जा रहे हैं तो वो चीज़ें वैलिड हैं, वो यहाँ पर मानी जाएंगी। तो यहाँ पे आप कह सकते हो 2/3 कितने हो गए, 37 हो गए। लेकिन अभी कितने लोग हैं, 40 से ज़्यादा यहाँ पर एमएलएज एकनाथ शिंदे साहब के साथ में, तो मतलब ये भी वैलिड होगा। तो इस वजह से बोला जा रहा है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो पूरी तरह से यहाँ पर गिरने की कगार पर है। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में जान लिया है, ठीक है ना। चलो जी आगे आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। और क्या है इम्पॉर्टेंट, एक छोटा सा आर्टिकल अगले ही पेज पर, सेकेंड पेज पर ही दिया हुआ है। वो ये बात करता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर 17 से ज़्यादा कुछ ऐसे प्लांट्स नज़र आ रहे हैं जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क को खा रहे हैं। खाने का मतलब है उसका दम घोट रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि हम लोग इन्वेजिव प्लांट्स बोल सकते हैं या फिर अनवांटेड प्लांट्स बोल सकते हैं, जिसको हम लोग वीड प्लांट्स के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, तो इन्वेजिव वीड हैं जो कि कहीं ना कहीं काजीरंगा को नुकसान पहुँचा रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। जैसे कि यहाँ पे कुछ प्लांट्स के नाम दिए गए हैं, अलग अलग नाम मेंशन किए गए हैं, साइंटिफिक नेम और साथ ही साथ यहाँ पे अलग अलग नेम। जैसे कि मेंशन किया गया आइपोमिया कैरनिया के बारे में, मिमोसा हेमेलिका के बारे में, देन उसके बाद में पार्थेनियम
हाइस्ट्रोफोरस के बारे में, देन उसके बाद लैंटना कैमरा के बारे में। ये सारे कुछ ऐसे प्लांट के स्पीशीज़ देखने को मिल रहे हैं जो कि ग्रो किए गए हैं कहाँ पर, काजीरंगा के अंदर, और वो कहीं ना कहीं खतरनाक हैं, काजीरंगा को डैमेज कर रहे हैं, ऐसी बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। मतलब ये अनवांटेड प्लांट्स हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में यहाँ पर आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है ना। तो ये बातें यहाँ पे बताई जा रही है, तो इनको लेकर एक स्टेप उठाना होगा और इन प्लांट्स को यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि अगर ये प्लांट्स ऐसे रहेंगे तो काफ़ी सारी और भी जो यहाँ पर वेजिटेशन है उसको डैमेज कर देंगे। ये बातें यहाँ पर बताई गई। क्लियर हुआ? बस इतना ध्यान रखना, अदरवाइज़ इस आर्टिकल कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, आपसे कहीं भी नहीं पूछा जाएगा, तो आप लोग इतना ध्यान नहीं भी रख सकते हो तो भी सही है। बट काजीरंगा नेशनल पार्क चर्चा में है और हमेशा ही चर्चा में रहता है। आपको इसके बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। छोटा सा स्टेटमेंट देकर भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। जब हम लोग बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की, तो आपको स्टेट ऑफ असम के अंदर ये देखने को मिलता है। असम के अंदर भी सिचुएशन काफ़ी गंभीर है फ्लड को लेकर, अभी उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो काजीरंगा नेशनल पार्क को एक नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया 1974 के अंदर में। उसके बाद इसको एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया 2007 के अंदर में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे टाइगर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। बाकी इंटरनेशनल स्टेटस की बात करें तो इसको एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया था 1985 में। उसके बाद में इसको रिकग्नाइज़ किया गया एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया के थ्रू। फिर उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं जो कि यहाँ पर इस काजीरंगा नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। जैसे दुनिया के सबसे ज़्यादा एक सींग वाले जो राइनोज़ यानी वन हॉर्न राइनोज़ हैं, वो आपको काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिलेंगे। फिर पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी इस प्रकार के राइनोज़ बहुत सारे पाए जाते हैं। इन राइनोज़ के अलावा आपको एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक वाटर बैफलो, ये सारे जानवर काजीरंगा में देखने को मिलेंगे। बाकी 2018 का एक सेंसस हुआ था, उस जनगणना के तहत पता ये चलता है कि राइनोज़ की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 2413 के आसपास है, और एलिफेंट्स की जो पॉपुलेशन वो लगभग 1100 के आसपास आपको काजीरंगा के अंदर देखने को मिल जाती है। क्लियर हो गया? बाकी काफ़ी सारे टाइगर्स हैं। 2014 के अंदर जो टाइगर सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 103 टाइगर्स हम लोग को काजीरंगा के अंदर देखने को मिल जाते हैं। बाकी ये तो बात हो गई हमारे स्पीशीज़ की कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे रिवर्स है, नेशनल हाईवे 37 यहाँ पे पास होता है इस पूरे एरिया से, वो भी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। प्लस इस पार्क के अंदर में आपको 250 से ज़्यादा सीजनल वाटर बॉडीज़ वगैरह भी देखने को मिल जाती हैं। ये एक स्टैटिक सा डेटा था, आपसे वनडे एग्जामिनेशन में प्लस यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। आगे आते हैं। देन उसके बाद पेज नंबर 8 पर जब हम लोग देखेंगे तो काफ़ी सारे आर्टिकल बात करते हैं अग्निपथ स्कीम को लेकर, ठीक है। फार्मर्स और ट्रेड यूनियंस ये सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं अग्निपथ प्लान के अगेंस्ट में, क्योंकि अग्निपथ स्कीम के अंदर जो रिक्रूटमेंट है वो स्टार्ट कर दिया गया है। लगभग 3800 यूथ ने इंडियन एयरफोर्स के रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई भी कर दिया है, तो उनकी प्रोसेसिंग देखने को मिल रही है। बाकी प्रोटेस्ट वगैरह भी लगातार अग्निपथ स्कीम के अगेंस्ट में जारी है, उसको लेकर 5-6 आर्टिकल्स इस पर्टिकुलर पेज पर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपको 3 आर्टिकल देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ये डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ पे बात की जाती है एनसीपीसीआर ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिए हैं चाइल्ड एक्टर्स के लिए। यानी आप देख पाओगे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर, सीरियल्स के अंदर काफ़ी सारी जगह पर जो चाइल्ड एक्टर्स यानी बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बच्चे यहाँ पर काम कर रहे हैं एज अ एक्टर। तो एनसीपीसीआर इसकी फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। जैसा नाम से ही प्रतीत होता है, बच्चों के राइट्स के लिए, बच्चों के हक को प्रोटेक्शन देने के लिए ये बॉडी काम करती है। अब इन्होंने यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस को जारी किया है और बोला है कि देखो जो भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है तो इंश्योर करो कि बच्चों के लिए एक सेफ़ एनवायरनमेंट रहे, प्लस बच्चों को एक प्राइवेट ट्यूटर्स भी दिया जाए, क्योंकि बच्चे जो भी यहाँ पर एक्टिंग कर रहे हैं खासकर सीरियल्स के अंदर और भी जगह पर, तो अपने स्कूल्स को स्किप कर रहे हैं वो लोग शूट्स के लिए। तो इस चक्कर में बच्चे को एक प्राइवेट ट्यूटर मिले ताकि बच्चा अपनी पढ़ाई भी कर सके और बच्चे को एक सेफ़ एनवायरनमेंट भी मिले। प्लस यहाँ पर इस गाइडलाइन के अंदर ये भी बोला गया कि जो भी प्रोड्यूसर है, मान लो कोई सीरियल बना रहा है वो प्रोड्यूसर, तो उसको पहले एक परमिशन लेनी होगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कि हम बच्चे को इस प्रोग्राम में ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो एक परमिशन भी लेनी होगी, प्राइवेट ट्यूटर भी देना होगा, प्लस एक सेफ़ एनवायरनमेंट को मेंटेन करना होगा। तो ये 3 नई चीज़ें यहाँ पर लाई गई हैं एनसीपीसीआर के थ्रू। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्टली तो नहीं बन सकता, बट एनसीपीसीआर से संबंधित आपसे बन सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बॉडीज़ को लेकर हर साल क्वेश्चन बनते हैं और अब की बार तो यहाँ पे धमाका हो गया था प्रीलिम्स के अंदर, इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पर इन बॉडी से संबंधित हम लोगों ने देखे हैं। तो
इस आर्टिकल को वैसे जीएस पेपर 2 से आप लोग रिलेट कर सकते हो। एनसीपीसीआर नाम पता चल चुका है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। एनसीपीसीआर बेसिकली एक स्टैचुअरी बॉडी है जिसको सेटअप किया गया था साल 2007 के अंदर में एक एक्ट के माध्यम से। स्टैचुअरी बॉडी है तो ऑब्वियस सी बात है एक एक्ट के माध्यम से लेकर हम लोग आए होंगे, और उस एक्ट का नाम है कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। ये बॉडी काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में। इस कमीशन का काम यह है कि ये इंश्योर कर सके जितने भी कानून, पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स ये हम लोग लेकर आएँ, खासकर बच्चों के हक को प्रोटेक्शन देने के लिए, बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए, ये यहाँ पर एनसीपीसीआर का काम रहता है। क्लियर हो गया। इसके बाद इसी के ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल और है, ये छोटे छोटे आर्टिकल हैं लेकिन बहुत दमदार हैं। एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे चर्चा की जा रही है शिप बॉर्न वेपन सिस्टम को अभी टेस्ट किया गया है, यानी कि जहाज़ से हम लोग एक हथियार को चला सकते हैं और दुश्मन की जो भी यहाँ पर खतरा है उसको हम लोग निपटा सकते हैं। समझते हैं क्या हुआ है। तो हमारे कंट्री के थ्रू खुद का बनाया हुआ एक वेपन सिस्टम है जिसका नाम है VLSRSAM। फुल फॉर्म ध्यान रखना, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। पहले मैं आपको इस पूरे के पूरे सिस्टम के बारे में बताता हूँ, टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ोगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा। वर्टिकल लॉन्च। वर्टिकल मतलब क्या होता है, देखो एक तो होता है हॉरिजॉन्टल इस प्रकार से होता है, वर्टिकल इस प्रकार से होता है ना। तो वर्टिकल लॉन्च मतलब ये जो मिसाइल है वो इस प्रकार से जाएगा बिल्कुल सीधा आसमान में, ठीक है जी। अब उसके बाद वर्टिकल लॉन्च का क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, यानी कि देखो पहली बात तो ज़्यादा डिस्टेंस के लिए है नहीं है, 40 से 50 किलोमीटर तक के डिस्टेंस के लिए, यानी कि थोड़ी दूरी के लिए बनाया गया है। प्लस सरफेस टू एयर मिसाइल, ऑब्वियस सी बात है सतह से आसमान में छोड़ेंगे, तो मतलब इस प्रकार से यह मिसाइल ऊपर की साइड में लॉन्च होगा। तो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। अब इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया DRDO के थ्रू। अब इससे क्या होगा, जो हमारी नेवी है उनको एक बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी। नेवी क्या करेंगे, अपने जहाज़ के ऊपर इस सिस्टम को तैनात कर लेंगे, और मान लो आसमान से कोई भी अटैक होता है, आसमान से कोई भी यहाँ पर थ्रेट आता है, आसमान से कहने का मतलब है किसी दुश्मन ने कोई रॉकेट छोड़ा या कोई मिसाइल छोड़ा, तो ये वर्टिकल लॉन्च सिस्टम क्या करेगा, उसको हवा में ही उड़ा देगा। तो मतलब हमारे नेवी को साथ ही साथ हमारी वॉरशिप को एक प्रोटेक्शन देने का काम करेगा ये VLSRSAM। आई होप आप लोगों ने इसको काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग्स प्लस UPSC जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है उसके बारे में भी जान लो। सबसे पहली चीज़, जो ये सिस्टम है इसको किसने टेस्ट किया है, DRDO ने टेस्ट किया है। इसके बारे में बात करें तो एक क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है, समझ में आ चुका है। DRDO ने डेवलप किया, इंडियन नेवी के लिए क्लियर हो गया। 50 किलोमीटर तक यानी कि एक शॉर्ट रेंज मिसाइल आपको ये देखने को मिल जाता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद में और क्या मेंशन किया, ये हमारी नेवल सिस्टम की डिफेंस कैपेबिलिटी को और मजबूत करेगा, ये भी लॉजिकल सी बात है। अब DRDO के बारे में जान लो कुछ बात है, क्योंकि DRDO ने फाइनली इसको डेवलप किया है। जब हम लोग बात करते हैं DRDO की, दैट इज़ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर आपको अलग अलग बॉडीज़ देखने को मिलती हैं। पहली बात तो DRDO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, ध्यान रखना। इस बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया था 1958 में, और 1958 में उससे पहले ये अलग अलग बॉडीज़ हुआ करती थी, सबको मिलाकर DRDO बना दिया गया। अलग अलग कौन सी बॉडी हुआ करती थी, यानी कि टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, देन डिफेंस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अलग अलग बॉडी हुआ करती थी, इन तीनों को मिलाकर 1958 में DRDO को बनाया गया था। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको भी काफ़ी अच्छे से समझ चुके हो। बाकी कुछ पिक्चर्स दिखा देता हूँ, यह आप लोग पिक्चर देख सकते हो। इस प्रकार से ये टेस्टिंग सिस्टम रहने वाला है, ये हमारा पूरा सिस्टम रहेगा, और मिसाइल ऐसे वर्टिकल साइड में ऊपर की साइड में जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर जहाज़ के ऊपर लगा देंगे तो यह आसमान में अपनी मिसाइल को छोड़ेगा। क्लियर हुआ, आगे आते हैं। नाउ अब आप लोगों ने थंबनेल लिखा होगा, आज का थंबनेल बात करता है एक कंट्रोवर्शियल सॉन्ग के बारे में। देखो अभी क्या हुआ है, सिद्धू मूसेवाला के बारे में आपको पता है हुआ क्या, रिसेंटली यहाँ पर इनकी हत्या कर दी गई, इनको मार दिया गया है। अब परसों इनका एक गाना आया है जो कि अभी भी यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है, करेंट टाइम पर जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी यहाँ पर ये ट्रेंड कर रहा है, नंबर 1 पर अभी यूट्यूब पर ये गाना चल रहा है। तो वो जो गाना है उसका नाम है SYL, ठीक है। अब ये SYL का मतलब है सतलज यमुना लिंक। ये जो टॉपिक है SYL, ये तो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिद्धू मूसेवाले ने गाना के अंदर SYL के बारे में चर्चा करी है, और SYL के अपोजिशन में, SYL के अगेंस्ट में ये देखने को मिल जाते हैं। अब इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कल से, ये आप देख पाओगे, जी न्यूज़ का आर्टिकल है जहाँ पे मेंशन किया
सिद्धू मूसेवाले के नए गाने SYL ने एक विवाद खड़ा किया है। बलविंदर सिंह जटाणा कौन है, इसके बारे में चर्चा की जा रही है। उसके बाद में इंडियन एक्सप्रेस ने इस आर्टिकल को कवर किया है SYL के बारे में। उसका टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस आर्टिकल को कवर किया, ठीक है। उसका जागरण ने इस आर्टिकल को कवर किया, और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इस आर्टिकल को कवर कर लिया है। तो यहाँ पे बोला गया कि जो इस सिद्धू मूसेवाले का SYL गाना है, सतलुज यमुना लिंक जो गाना है, इसके ऊपर ये ट्रेंड कर रहा है और 16 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब उसके बाद कंट्रोवर्सी ये निकल रही है कि बहुत सारे लोग, खासकर अगर हम लोग मेंशन करें तो न्यूज़पेपर्स के अंदर क्या पब्लिश हो रहा है, न्यूज़पेपर ने मेंशन ये किया कि ये गाना पंजाब के अंदर तो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है, लेकिन हरियाणा के रहने वाले लोगों को ज़्यादा पसंद आया नहीं है। हरियाणा वाले लोग जो है यहाँ पर इसके लिरिक्स को पसंद नहीं कर रहे हैं, और इसको लेकर हरियाणा के लोग जो खुद हैं वो यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस डाल रहे हैं कि उनको यहाँ पर ये लिरिक्स पसंद नहीं आए। अब क्यों नहीं पसंद आए, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पर गाने की शुरुआत होती है सुशील गुप्ता के साथ। अब सुशील गुप्ता यहाँ पर एक तरीके से आम आदमी पार्टी के, तो आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता हैं, ये यहाँ पर स्टार्टिंग में बोलते हैं गाने के अंदर, बिल्कुल स्टार्टिंग में यही बोलते हैं कि देखो कि पंजाब में इनकी सरकार आ गई है, प्लस 2024 में हरियाणा में भी आएगी, और 2025 में हरियाणा के खेतों के हर डोले पर पानी पहुँचेगा। इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने अपनी बात रखी, ठीक है, और स्टार्टिंग में यही यहाँ पर बोला गया। फिर उसके बाद वो गाना स्टार्ट होता है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला बोलते ये हैं कि हरियाणा बेसिकली जो पानी मांग रहा है वो SYL का मांग रहा है, यानी कि आप कह सकते हो सतलज यमुना लिंक से पानी मांग रहा है। आपको पता होना चाहिए हरियाणा पंजाब ये सब अलग हुए थे, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। तो उसके बाद यहाँ पर बात लंबे समय से ये चल रही है कि देखो हरियाणा के अंदर पानी की काफ़ी कमी है। तो जो ये सतलज नदी है ये पंजाब के अंदर बहती है, पंजाब से बहती हुई डायरेक्ट पाकिस्तान में निकल जाती है। तो यहाँ पे कहना यह है, बहुत लंबे समय से चर्चा ये की जा रही है कि एक लिंक बनाया जाए। लिंक मतलब आप कह सकते हो एक कनाल बनाया जाए। कनाल मतलब एक नाला बनाया जाए, बड़ा सा गड्ढा खोदा जाए, लंबा सा नाला बनाया जाए, और सतलज नदी का जो पानी है वो लाकर हरियाणा में बहने वाली जो यमुना नदी है उसमें जोड़ दिया जाए, ताकि आप कह सकते हो जो पानी है वो हरियाणा को भी ज़्यादा मिले। तो इसको लेकर ये सतलज यमुना लिंक बात करता है। बट यहाँ पे सिद्धू मूसेवाला ने गाने में बोला है कि देखो हरियाणा जो SYL पानी की मांग कर रहा है वो बेसिकली यहाँ पर पंजाब जो है एक बूंद भी पानी नहीं देने वाला है, ठीक है ना, पानी नहीं देगा। प्लस यहाँ पे सिद्धू मूसेवाला ने गाने में काफ़ी सारे ग्राफिक्स इस्तेमाल किए हैं, SYL के पानी के स्ट्रक्चर को यहाँ पर दिखाया है, काफ़ी कुछ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा विवाद काफ़ी बढ़ चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला ने गाने के अंदर बलविंदर जटाणा के बारे में चर्चा की है, और बलविंदर जटाणा की तारीफ़ की है। बेसिकली अब तारीफ़ क्यों की है वो देखो, क्योंकि इस SYL को अपोज करते हैं ये। अब यहाँ पे आप कह सकते हो ये जो बलविंदर जटाणा है ये कौन है, यहाँ पर ये वो व्यक्ति हैं जिसने यहाँ पर कुछ इंजीनियर्स को मार दिया था। और वो इंजीनियर्स कौन थे, वो इंजीनियर वो थे जो कि सतलज यमुना कैनाल को बना रहे थे। देखो सतलज यमुना कैनाल जो लिंक है ये बेसिकली यहाँ पर एक ऐसा लिंक है जो कि पंजाब और हरियाणा के बीच में पानी को बांट रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, बेसिकली पंजाब यहाँ पर ये पानी को शेयर करने से मना करता है। पंजाब इसके अगेंस्ट में बोलता है कि हम लोग यहाँ पर पानी शेयर नहीं कर सकते, और हरियाणा बोलता है कि हमें पानी चाहिए। इसी को लेकर यहाँ पर ये विवाद रहता है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है। बाकी इस गाने के अंदर सिद्धू मूसेवाला ने, जो अभी आपको पता होगा फार्मर प्रोटेस्ट चला था, उसके बाद एक वायलेंस हो गया था लाल किला के ऊपर, तो उस समय पर लाल किला पर क्या हुआ था, जो निशान साहिब के झंडे को फहरा दिया था। तो लाल किले पर जो झंडा फहराया गया था उसको भी यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला ने बिल्कुल सही ठहराया है। तो इस गाने के अंदर तो ये सारी बातें बताई जा रही हैं, इसी को लेकर ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, ठीक है ना। इतना आप लोगों ने समझ लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा सतलज यमुना लिंक के बारे में बता देता हूँ। ये जो कैनाल लिंक है ये क्या है एग्जैक्टली, ताकि आप लोग थोड़ा समझ सको और आपसे जो क्वेश्चन बनेगा UPSC के अंदर वो आप लोग सॉल्व कर सको। देखो ये अभी कुछ दिन पहले भी चर्चा में था, क्योंकि हरियाणा की विधानसभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया था और बोला था कि भैया इस लिंक कनाल को पूरा करो, ठीक है ना। ये जो कनाल लिंक है ये बेसिकली 214 किलोमीटर का लंबा कनाल लिंक है। जब आप लोग इस वाले मैप को देखते हो तो ऊपर हिमाचल प्रदेश है, इधर पंजाब है, और इधर आपको यहाँ पे हरियाणा देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये बॉर्डर्स डिवाइडेड हैं, ये हो गया यहाँ पर हरियाणा इधर, और ऊपर आपको यहाँ पे पंजाब देखने को मिल जाता है, और इधर आपको यहाँ पर हिमाचल प्रदेश देखने को मिल जाता है। तो ऊपर से ये आप देख पाओगे सतलज नदी बहती हुई आ रही है। ये सतलज नदी तिब्बत से आ रही है, हिमाचल प्रदेश से होती हुई ये पंजाब से गुजरती हुई पाकिस्तान में निकल जाती है।
बाकी हरियाणा के अंदर जो नदी आती है वो आती है यमुना नदी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सतलज ऊपर है, यमुना इधर है, और बीच में ये बॉर्डर है, बॉर्डर के इधर हरियाणा है और ऊपर यहाँ पे पंजाब है। अब यहाँ पे बोला जाता है यमुना नदी बस थोड़ी सी दूर में यहाँ पर निकल जाती है, आती है, और हरियाणा में थोड़ी सी बहती है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में चली जाती है। तो हरियाणा के अंदर प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता है किसान भाइयों को। तो हरियाणा का कहना यह है कि देखो, जब यहाँ पर ये स्टेट्स को डिवाइड किया गया था, क्योंकि 1966 की बात है, 1966 में क्या किया गया, हरियाणा जो स्टेट है उसको पूरी तरह से क्रिएट किया गया पंजाब से निकाल कर। अब यहाँ पर देखो मेंशन ये किया जाता है, जब ये क्रिएट किया गया तो यहाँ पर हरियाणा को कुछ पानी देने के बारे में चर्चा की गई थी। पानी देने के बारे में क्या चर्चा की गई थी, जो ये सतलज नदी है, इस सतलज नदी से कैनाल बनाया जाएगा। जो आप लोग देख पा रहे हो ना, ये जो यहाँ पे डॉट 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 मैं लगा रहा हूँ, ये बेसिकली यहाँ पर एक कैनाल, एक नाला बनाया जाएगा, गड्ढा खोदा जाएगा और ले जाकर यमुना नदी के साथ में कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो खासकर जो यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं उससे कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो सतलज नदी से जो पानी है वो बहता हुआ हरियाणा में आएगा, कुछ पानी, ठीक है। तो हरियाणा के किसानों को भी यहाँ पर ये पानी मिल जाएगा। ये बेसिकली सतलज यमुना लिंक था। लेकिन ये जो लिंक प्रोजेक्ट है ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, क्योंकि पंजाब इसके अगेंस्ट में। पंजाब का कहना यह है कि देखो हम लोग यहाँ पर नहीं दे सकते पानी, क्योंकि हमारे यहाँ पर पानी की काफ़ी बड़ी कमी हो जाएगी। और पंजाब ने बाकायदा खुद यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि 2029 तक यहाँ पर पानी की काफ़ी बड़ी कमी हो सकती है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर ये पानी हरियाणा को नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों ने ध्यान रख लिया। बाकी इस लिंक को तैयार हरियाणा की साइड से तो कर लिया गया है। देखो हरियाणा का यहाँ तक बॉर्डर है, 92 किलोमीटर का कैनाल ये हरियाणा के अंदर है। इस कनाल को खोद के बिल्कुल तैयार कर दिया गया है, लेकिन पंजाब के साइड से अभी तक यहाँ पर ये कनाल तैयार नहीं किया जा रहा है। तो अभी बीच में जब कनाल स्टार्ट किया जा रहा था, बनाया जा रहा था, तो बीच में काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी देखने को मिली, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। 1982 के अंदर ये जो कंस्ट्रक्शन है इसको लॉन्च कर दिया गया था पंजाब के कपूरी विलेज से। उस समय इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, वायलेंस बहुत ज़्यादा हुआ। इनफैक्ट जो लोग यहाँ पर इस कंस्ट्रक्शन को कर रहे थे उनको मार दिया गया था। अभी मैंने आपको बताया एक व्यक्ति कौन थे जिन्होंने यहाँ पर मार दिया था इंजीनियर्स को। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं इस सतलज यमुना लिंक को लेकर। अभी तक यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। आई होप आप लोग यहाँ पर इस पूरे के पूरे डिस्प्यूट को समझ चुके हो। तो दोनों स्टेट अपनी अपनी जगह पर आपको देखने को मिलेंगे, सही हैं। पंजाब भी मेंशन करता है कि यहाँ पर देखो हमारे यहाँ पानी की कमी पड़ जाएगी। हरियाणा मेंशन यहाँ पर करता है कि देखो हमें भी पानी चाहिए, हमारे भी यहाँ पर एक तरीके से जो फार्मर्स हैं उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को लेकर सिद्धू मूसेवाला ने यहाँ पर इस गाने को लिखा, और इस गाने के जो लिरिक्स हैं वो काफ़ी लोगों को पसंद आए, काफ़ी लोगों को नहीं पसंद आए। इसी वजह से बहुत सारे न्यूज़पेपर जो है इन आर्टिकल्स को पब्लिश कर रहे हैं। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। एक इम्पॉर्टेंट इशू था तो मैंने आप लोग को उसके बारे में बता दिया। एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाएगा, छोटा सा आर्टिकल है। बात की जा रही है कि जो परमेश्वरन जी हैं, परमेश्वरन अय्यर, ये नीति आयोग के नए CEO की तरह देखने को मिलेंगे। तो नीति आयोग के नए CEO बनने वाले हैं वी परमेश्वरन अय्यर। ये रहा इनका पिक्चर। अब इन CEO को कौन अपॉइंट करेगा, तो CEO को अपॉइंट करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि नीति आयोग के चेयरमैन खुद हमारे PM ही देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो वनडे एग्जामिनेशन में तो डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। बाकी इनकी पूरी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि उन्होंने कहाँ पे काम किया, यूनाइटेड नेशन में काम किया कुछ साल के लिए, प्रोफेसर थे, वो सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली नाम ज़रूर ध्यान रखना, वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। बाकी स्टेट PCS और UPSC के लिए आपको नीति आयोग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एक डिटेल एनालिसिस आपको समझना होगा। जब हम लोग बात करते हैं नीति आयोग की, तो है क्या ये नीति आयोग? अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सी पब्लिक पॉलिसी बॉडी आपको देखने को मिल जाती है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2015 में। हमारी जो करंट टाइम पे जो सरकार है NDA गवर्नमेंट, इसने यहाँ पर 2015 में इस नीति आयोग बॉडी को बनाया था। नीति आयोग का काम क्या है? देखो, नीति आयोग यहाँ पर हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को एडवाइसेस देता है कुछ सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज़ को लेकर। नीति आयोग का काम यह है कि हम लोग प्रॉपरली एक डेवलपमेंट कर सके पूरे देश के अंदर में। नीति आयोग के अंदर होता कौन कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसे क्वेश्चन पहले बने हैं बहुत सारे एग्जामिनेशन में, अब की बार भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन जाए, क्योंकि रिसेंटली नए वाइस चेयरमैन आए नीति आयोग के, अब यहाँ पर CEO आ रहे हैं नए, तो इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सबसे पहली बात, नीति आयोग का जो चेयरमैन या चेयरपर्सन होते हैं वो हमारे PM होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द चेयरमैन और चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। बाकी PM बाकी सारे लोगों को अपॉइंट करते हैं, जैसे कि PM हमारे नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन को भी अपॉइंट करते हैं। प्लस यहाँ पे इस नीति आयोग के अंदर में सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के चीफ मिनिस्टर्स देखने को मिल जाते हैं।
उसके बाद कुछ रीजनल काउंसिल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। देन उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं कुछ पर्सनैलिटीज़ को, कुछ ऐसे लोगों को जिनको काफ़ी सारी नॉलेज है, जो कि एक्सपर्ट्स हैं कुछ डोमेन्स के अंदर में, तो उनको एक स्पेशल इन्वाइट किया जाता है। प्लस यहाँ पे आप कह सकते हो और भी बहुत सारे जो रैंक ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको फुल टाइम मेंबर्स बनाया जाता है। प्लस उसके बाद 2 पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं नीति आयोग के अंदर, जिनको इनवाइट किया जाता है कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी या फिर रिसर्च सेंटर्स से। उसके बाद पीएम हमारे एक सीईओ को अपॉइंट करते हैं। तो अब की बार के जो नीति आयोग के नए सीईओ हैं उनका नाम मैंने आपको बताया। तो सीईओ को कौन अपॉइंट करता है? पीएम अपॉइंट करते हैं। आपसे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। नीति आयोग का एम, एजेंडा, ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, जो नीति आयोग का पर्पज़ है वो यह है, देखो प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग लाया गया था और इसका काम यह है कि हम पूरे इंडिया के अंदर डेवलपमेंट को बूस्ट कर सकें। एक ऐसा प्लेटफॉर्म यानी एक ऐसा नीति आयोग को बनाएं जो कि क्या कर सके, नेशनल डेवलपमेंट कर सके नीति आयोग का। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों को सिंपल सा बनता है और ये मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है और इसी वजह से नहीं लिखा कि मैं आपसे पूछ सकूं। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत सारे लोगों को तो पता होगी, बहुत सिंपल सी है, और बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता होगी। देखते हैं यहाँ पर किसी को पता है, नीचे कमेंट सेक्शन में इसकी फुल फॉर्म बताना, ठीक है ना। चलो, बाकी यहाँ पे मेंशन करें तो इसका काम क्या है? सेंटर और स्टेट के बीच में फेडरलिज्म को प्रमोट करना, यानी कि इन दोनों के बीच में यूनिटी को बना कर रखना। दोनों के जो भी कानून हैं उनको बताना कि भाई दोनों अपने लॉस के हिसाब से चलें। उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो इंडिया की ग्रोथ के ऊपर काम करना। देखो, हर पॉइंट के अंदर ग्रोथ के बारे में मेंशन कर रखा है। हमारे देश में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट में बड़े बड़े विवाद हो जाते हैं। उन विवाद को रिजॉल्व करने का काम करता है ये नीति आयोग। प्लस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर काम करता है कि टेक्नोलॉजी के लेवल पर इंडिया आगे बढ़े। उसके बाद में न्यूट्रिशन हर लोगों को मिल पाए, ठीक है, फूड प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान रख सके। तो नीति आयोग ओवरऑल कंट्री के डेवलपमेंट को लेकर चर्चा करता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ ना। उसके बाद अगले पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, ये वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये वाला आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा है। अभी हमने देखा असम के अंदर काफ़ी तगड़ी बाढ़ है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानियां हुई हैं। मैंने इसके बारे में 2 दिन पहले ही अपने करंट अफेयर के डिस्कशन में करा था, बताया था आपको एक वीडियो के माध्यम से कि हालात जो है वो काफ़ी ख़राब हैं। उस समय ज़्यादा इसके बारे में कवरेज नहीं हो पा रहा था, यानी नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, असम में जो बाढ़ आई, इसके बारे में ज़्यादा कवरेज नहीं था, लेकिन मैंने आपको उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी। बट अभी काफ़ी सारे आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स कवर कर रहे हैं। तो असम के अंदर जो फ्लड सिचुएशन है, यानी कि जो बाढ़ आ रही है, ये बेसिकली थोड़ा सा कम हो चुका है, मतलब थोड़ा सा रिलीफ मिला है लोगों को। बट अभी भी काफ़ी सारे लोगों की जान जा रही है, मतलब 10 और नई लोगों की जान जा चुकी है, ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट बता दी है। तो देखो, इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि असम के अंदर हर साल बाढ़ आती है, हर साल इस प्रकार से आपको फ्लड सिचुएशन देखने को मिलती है। 2004 में भी एक बहुत खतरनाक बाढ़ आई थी जहाँ पे लाखों लोगों की जान गई थी। और अभी भी कुछ इस प्रकार से सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि लोगों को अपने घर छोड़ छोड़ के निकलना पड़ा है। जो रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पर असम के लोगों को बचा रही है। तो ये सिचुएशन, ये सिनेरियो अभी के टाइम पर क्रिएट हो रहा है। बट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन जो बन सकता है वो इस प्रकार से बन सकता है कि आखिरकार असम के अंदर हर साल ये फ्लड क्यों आता है? वाई असम गेट्स फ्लडेड एवरी ईयर। इसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक एडिटोरियल था, तो उसी से मैंने यह सारा कॉन्टेक्ट उठाया है। तो देखो, यहाँ पे इसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या रीज़न्स हैं। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से असम के अंदर हालात ख़राब हुए। हज़ारों लोग डिस्प्लेस करे गए, इधर से उधर अपने घर से निकाल कर यहाँ पर एक सेफ़ पोजीशन पर लेकर जाए गए। एनिमल्स को डिस्प्लेस किया गया है, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पर बर्बाद हो चुकी हैं। और प्लस काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पे डूब चुका है इस फ्लड की वजह से। तो ये सब कुछ असम में देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पे असम की जो हम लोग बात करते हैं तो असम यहाँ पर मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट की तरह देखा जाता है। मतलब कि बाढ़ का, फ्लड प्रोन का मतलब है कि बाढ़ का सबसे ज़्यादा खतरा असम के अंदर बना रहता है। तो असम यहाँ पर एक मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट है इंडिया के अंदर में। आप कह सकते हो हर साल यहाँ पे फ्लड आता है। सबसे खतरनाक जो फ्लड आया था वो हमने 1988 में देखा, फिर 1998 में आया, फिर 2004 के अंदर। ये वर्स्ट फ्लड कंडीशन है। 2004 की जो बाढ़ आई थी ना असम के अंदर, इसने अकेले ने लगभग 12.4 मिलियन लोगों की जो जान को है वो पूरी तरह से अफेक्ट किया था। प्लस 251 से ज़्यादा यहाँ पे लोगों की जान गई थी। इस प्रकार से यहाँ पर सिनेरियो क्रिएट हुआ था असम के अंदर। बाकी असम की सरकार के अकॉर्डिंग बात करें, जो ये
एरिया है, पूरा का पूरा राज्य है, वो बेसिकली यहाँ पर फ्लड प्रोन स्टेट है, यानी कि यहाँ पे बाढ़ का खतरा बना रहता है। और इस स्टेट का लगभग 31.05 लाख हेक्टेयर का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं फ्लड प्रोन स्टेट की कैटेगरी के अंदर में आता है। यानी असम का 40% का एरिया बेसिकली यहाँ पर बाढ़ के रिस्क में हमेशा रहता है। अब क्वेश्चन ये है कि हर साल ये ऐसा क्यों होता है। देखो, पहली बात तो यहाँ पर इनकी खुद की असम की एक नेचुरल टोपोग्राफी कुछ इस प्रकार से है। मतलब नेचुरली असम की लोकेशन इस प्रकार से है कि वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, प्लस यहाँ पे बहुत सारी नेचुरल वाटर बॉडीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। फिर उसके बाद में ये नेचुरल तो वे है ही, साथ ही साथ बहुत सारा मैनमेड तरीका देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हरकतें दिखा रहे हैं जिसकी वजह से भी असम के अंदर काफ़ी बाढ़ आ रही है, जैसा इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि देखो, असम के अंदर आपको बहुत सारी नदियाँ, बहुत सारी रिवर्स देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट ब्रह्मपुत्र, बाराक रिवर, ये सारी नदियाँ आपको देखने को मिलती हैं। 50 से ज़्यादा अलग अलग सहायक नदियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। असम के पास में बहुत सारा और भी पानी आता है अरुणाचल प्रदेश और मेघालय से, तो मतलब पहले से ही बहुत सारी नदियाँ हैं, प्लस अरुणाचल प्रदेश मेघालय दोनों तरफ से पानी भी आ रहा है। फिर उसके बाद में बैंक इरोजन देखने को मिलता है। बैंक इरोजन सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से असम के अंदर बाढ़ आ रहा है। बैंक इरोजन मतलब क्या होता है, मान लो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी जब आ रही है तो क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी में बैंक इरोजन मतलब क्या है कि वहाँ की जो मिट्टी है वो हट चुकी है। वहाँ पे जो रॉक हैं, यानी कि जो बड़े बड़े चट्टान वाले पत्थर वगैरह सब हुए करते थे, वो सब यहाँ पर हट चुके हैं। अब वो सब हट जाते हैं तो इससे क्या होता है, पानी का जो फ्लो है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बीच में यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, तो उससे पानी का फ्लो थोड़ा सा रुक जाता है, थम जाता है। ठीक है, वो क्योंकि कट जाता है फ्लो। तो अभी वो जब चीज़ें कुछ भी नहीं होंगी, बीच में रुकावट कुछ भी नहीं होगी, तो पानी का फ्लो बहुत तेज़ रहेगा, बहुत तेज़ बहाव रहेगा। तो इस इरोशन की वजह से क्या होता है, नदी का जो साइज़ है उसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ती चली जाती है। जो करेंट टाइम पर ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई है वो लगभग 15 किलोमीटर से ज़्यादा की हो चुकी है कुछ प्लेसेस के अंदर, सिर्फ और सिर्फ बैंक इरोजन की वजह से। तो नदी बढ़ती जा रही है, ये एक सबसे बड़ा कारण बन चुका है जिसकी वजह से असम के अंदर ज़्यादातर बाढ़ देखने को मिलती है। बाकी और भी बहुत सारे मैन मेड कॉजेज़ हैं, मतलब कि इंसान की कुछ ऐसी हरकतें की जा रही हैं, जैसे कि यहाँ पे आप कह सकते हो ह्यूमन इंटरवेंशन में सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है। देखो, प्रॉपर नालियाँ आपको नहीं देखने को मिलेंगी। जब तक प्रॉपर नालियाँ नहीं होंगी तब तक पानी उस पर्टिकुलर एरिया से निकल नहीं पाएगा। ऑब्वियस ये बात है, नाली के थ्रू ही पानी निकल पा रहा है। अब नालियाँ नहीं होंगी तो वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाएगा, बाढ़ वाली सिचुएशन बनेगी। प्लस यहाँ पे अनप्लान्ड अर्बन ग्रोथ, जो शहर वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे एक जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। जो हिल वाले एरिया हैं, यानी कि जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे कटिंग चल रही है, प्लस डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यानी कि पेड़ की कटाई वगैरह भी खूब हो रही है। प्लस यहाँ पे काफ़ी सारे डैम्स वगैरह भी बनाए जा रहे हैं, इसकी वजह से भी बड़े बड़े डिज़ास्टर्स क्रिएट हो रहे हैं डैम्स बनाने की वजह से भी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से असम के अंदर हर साल कहीं ना कहीं बाढ़ वाली जैसी सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है ना, ये आर्टिकल भी आपको क्लियर हो गया। उसके बाद में एक और छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि देखो, जो जम्मू एंड कश्मीर है ये अगले साल की जो G20 की मीटिंग है उसको होस्ट करने वाला है। तो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है 2023 की G20 की मीटिंग को होस्ट करेगा। पूरी मीटिंग को नहीं, कुछ मीटिंग्स को होस्ट किया जाएगा, तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। छोटा सा आर्टिकल है तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बाकी इधर वाला कोविड को लेकर चर्चा करता है, इसको आप लोग स्किप कर सकते हो। अब जब हम G20 के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो G20 को लेकर आपको पता होना चाहिए। देखो, जो ग्रुप हैं, एक G7 है, एक G8 है, G20 है। G8 वाला ग्रुप ख़त्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि 2014 में रशिया ने क्रीमिया को हथियाया, यानी यूक्रेन के एक हिस्से को हथियाया। उसके बाद यहाँ पर रशिया को निकाल दिया गया था। तो G8 में उस समय रशिया भी था, रशिया निकाला तो बेसिकली ये G7 बन गया। तो G7 के अंदर 7 देश आपको देखने को मिलते हैं, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली और जापान। ठीक है, इसमें ये कंट्रीज़ यानी रशिया के साथ में ये देश और ऐड कर दोगे तो ये पूरा का पूरा G20 बन जाता है। G20 के अंदर ये सारे के सारे 20 देश आते हैं और हमारा महान भारत भी यहाँ पर G20 के अंदर में आता है। तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ज़रूर ध्यान रख सकते हो। यूपीएससी ने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन सी कंट्रीज़ G20 के अंदर में आती हैं। ठीक है ना, तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो चुका है। बाकी वर्ल्ड सेक्शन पर कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं, आप लोग खुद भी एक बार नज़र मार सकते हो। दुनियादारी में जो भी चल रहा है उसमें कोई भी खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी बिजनेस पेज में आपको दिखा देता हूँ, बिजनेस पेज पर भी आपको एक भी आर्टिकल नहीं देखने को मिलेगा जो कि पढ़ने लायक हो। तो आप लोग बिल्कुल भी यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करें, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको फटाफट कवर करें। अब चलते हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर।
अब आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को कवर करेंगे। तो आज सैटरडे है, सैटरडे में एडिटोरियल ऑलरेडी कम आते हैं। सैटरडे में टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट का पेज नहीं आता है, जैसा आप लोग देख पाओगे बराबर में ग्राउंड जीरो है, तो ये पूरा पेज बेकार है। बाकी यहाँ पर ये फिर छोटे आर्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो 2 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी यहाँ पर एक ही एडिटोरियल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ये वाला। बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है एमजी नरेगा के अंदर क्या क्या इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एमजी नरेगा अभी एक नया सिस्टम लेकर आया है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का सिस्टम। यानी कि एक स्मार्टफोन के अंदर ऐप को डाउनलोड होना होगा और उस ऐप के थ्रू यहाँ पर इन वर्कर्स को अटेंडेंस लगानी होगी। अब इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, लोग जो है पूरी तरह से अगेंस्ट में है इसके, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों के फेवर में नहीं है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा हमेशा की तरह एक मेंस का क्वेश्चन जो है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और आज का देखो मेंस का क्वेश्चन भी एमजी नरेगा से ही संबंधित है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे मैं आपको बताऊंगा एमजी नरेगा के बारे में, उसके बाद इसमें इसको पढ़ने में बहुत मदद मिलने वाली है। देखो मेंस का क्वेश्चन क्या है, मेंस का क्वेश्चन है एमजी नरेगा क्रिएट करता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट, उसके साथ में यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार वगैरह देने के बारे में चर्चा करता है। तो एमजी नरेगा के बारे में बताना है। एमजी नरेगा के साथ साथ आपको यहाँ पर एमजी नरेगा के अंदर जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस क्या क्या हैं वो भी आप लोग को यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है ना। तो इतना आप लोग को यहाँ पर करना है। कैसे करोगे उसको पहले यहाँ पर अच्छे से सुनना आर्टिकल को, फिर उसके बाद यहाँ पर इसको करना। और अटैम्प्ट कैसे करना है, देखो आप क्या करोगे, अपने पास एक आंसर लिखोगे, आंसर लिखने के बाद में पिक्चर क्लिक करोगे, और पिक्चर क्लिक करने के बाद में टेलीग्राम पर आना और सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग। जैसे आप लोग आगे मेंस आंसर राइटिंग भी लिख दोगे ना, तो आपको ये वाला चैनल मेरा मेंस आंसर राइटिंग वाला मिल जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये चैनल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पाओगे ये हमारा, वही बीच में मेरी तबीयत ख़राब थी तो यहाँ पर वीडियोस काफ़ी लेट आ रहे थे, लेकिन आज यहाँ पे वीडियो आपका टाइम पर आ जाएगा। तो जैसे कि ये आपको देखने को मिलेगा, ये आपको आंसर दिया गया है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को दिखाने को मिल जाएगा। तो जैसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप लोग अपना आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन पर जाना और नीचे यहाँ पर ये कमेंट लिखा हुआ होगा, इस पर टैप करना है। जैसे आप लोग इस पर टैप करोगे ये आपको दूसरे पेज पर लेकर चला जाएगा, और दूसरे पेज पर जाकर आप लोग अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है ना। इतना आप लोग यहाँ पर कर लोगे तो ज़्यादा आपको मदद मिल जाएगी। काफ़ी सारे लोग एक दूसरे के आंसर्स को वहाँ पर रिव्यू करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अब चलो हम लोग अपने इस वाले एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। इसको 2 ऑथर से मिलकर लिखा है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर नाम देख पा रहे होंगे। एक का नाम यहाँ पर है चक्रधर बुद्धा और दूसरे हैं लवन्या तमंग। तो क्या मेंशन करते हैं, देखो मैं पूरा एडिटोरियल पढ़ चुका हूँ, मेरे सामने एडिटोरियल ओपन भी है, तो मैं आपको एक एक करके चीज़ें बताता रहूँगा। बाकी PDF के अंदर ये डेटा मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। मई 2021 यानी कि पिछले साल की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक ऐप को लॉन्च किया, एक एप्लीकेशन को। उस ऐप का नाम है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। एक नया एप्लीकेशन है, ये क्या करेगा, लोगों के ऊपर निगरानी रखेगा, प्लस ट्रांसपेरेंसी को और ज़्यादा बढ़ाएगा। ये कहाँ पे निगरानी रखने के बारे में चर्चा की जा रही है, वो है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ये क्या है, इसके अंदर बेसिकली यहाँ पर ये एक्ट बात ये करता है कि जो भी अनस्किल्ड लोग हैं, यानी कि कुछ लेबर हैं, उनको काम चाहिए तो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सरकार उनको मिनिमम 100 दिन का काम देती है, मिनिमम 100 दिन का, अगर बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, और उसी के बेसिस पर उनको मजदूरी मिलती है। और इसके तहत यहाँ पर वेमेन और मैन दोनों ही वर्क करते हैं, दोनों ही यहाँ पर एमजी नरेगा के अंदर काम करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, नरेगा मैंने आपको बता दिया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसकी फुल फॉर्म है। देखो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि भैया ये जो ऐप लेकर आया गया, इस ऐप का मेन फीचर क्या है, मेन फीचर यह है कि रियल टाइम फोटोग्राफिंग, जियो टैगिंग, अटेंडेंस वगैरह ली जाएगी। मतलब जो भी वर्कर्स यानी जो भी मजदूर काम कर रहे हैं इस एक्ट के अंदर में, मान लो अपनी वर्क साइट पर जाते हैं जहाँ पे भी काम चल रहा होगा, अब वहाँ पे वर्क साइट पर जाएंगे तो उनको अपनी अटेंडेंस लगानी होगी, और अटेंडेंस जैसे यहाँ पर लगाएंगे तो उस अटेंडेंस को लगाना होगा उस ऐप के माध्यम से, उस एप्लीकेशन के माध्यम से। अब क्या होगा, अटेंडेंस लगेगी तभी यहाँ पर उनको उनकी मजदूरी, उनकी सैलरीज मिलेंगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगी। तो यही बोला जा रहा है कि ये जो स्टेप है कहीं ना कहीं बहुत गलत स्टेप है। ये कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं वर्कर्स को बुरी तरह से अफेक्ट करने वाली, कुछ कंडीशंस जो कि वर्कर्स को अफेक्ट करेंगी। जैसे क्या क्या, सबसे पहली बात, मान लो ये जो ऐप है ये मदद करेगा मॉनिटरिंग के अंदर कि हाँ वर्कर्स का अटेंडेंस लगाया जाएगा, जो भी यहाँ पे प्रॉपर टाइमिंग पर आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, अलग अलग वर्क साइट पर पहुँच रहे हैं, उनकी अटेंडेंस लगेगी।
ठीक है। तब उसके बेसिस पर उनकी जो मजदूरी है वो कैलकुलेट करके दी जाएगी, भाई उन्होंने कितना काम किया है, कितने दिन आए हैं, है ना, उसके बेसिस पर उनको वो सैलरीज वगैरह दी जाएंगी। फिर उसके बाद मेंशन किया जाता है कि ये जो अटेंडेंस का सिस्टम चलाया जा रहा है एप्लीकेशन के ऊपर, यही यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ पे क्या करना है कि देखो, अगर अटेंडेंस लगानी है तो उसके लिए वर्कर्स को पूरा दिन वर्क साइट पर प्रेजेंट होना पड़ेगा, यानी जहाँ पर भी काम चल रहा है तो उस वर्कर को वहाँ पे पूरा दिन रुकना होगा, यानी अपना काम करना होगा, पूरा दिन रुकना होगा, तभी उसकी अटेंडेंस वहाँ पे चढ़ेगी। यही यहाँ पर सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी बनी हुई है नरेगा वर्कर्स के लिए। अब ये डिफ़िकल्टी क्यों बनी हुई है, इसका एक एग्जाम्पल दिया है ऑथर ने। एग्जाम्पल दिया है कि मान लो देखो, राजस्थान के अंदर ये नरेगा वर्कर हैं। अब राजस्थान के अंदर एक वर्कर हैं प्रिया देवी, राजस्थान से बिलोंग करती हैं, और ये अपना काम ना जो नरेगा वर्क के अंदर में सुबह 9 बजे तक काम ख़त्म कर देती हैं अपना। अब सुबह 9 बजे तक काम ख़त्म करने के बाद में जाकर एक ठेला लगाती हैं लोकल हाट में, वहाँ पे जो ये प्रोड्यूस करती हैं उन सब चीज़ों को बेचती हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है। तो जब से ये NMMS ऐप आया है तब से यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ चुकी हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, आपको अटेंडेंस देनी पड़ेगी इस ऐप के माध्यम से, और अटेंडेंस के लिए आपको वर्क साइट पर पूरा दिन रुकना पड़ेगा। तो इनका कहना यहाँ पर यही है कि देखो, अभी तक क्या था कि मैं क्या कर रही थी, अपना काम भी कर लेती थी, 9 बजे तक वर्क साइट पर काम निपटा देती थी, और उसके बाद में जाकर अपना ठेला लगाकर वहाँ से भी अर्निंग कर लेती थी। लेकिन अभी अपना कंसर्न दिखा रही है, मैं करूँ क्या, ठीक है। अब मुझे पूरा दिन वर्क साइट पर रहना होगा तो जाकर मेरी अटेंडेंस लगेगी, हालांकि काम मेरा 9 बजे तक पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आज के टाइम पर ये वर्कर्स फेस कर रहे हैं। तो नरेगा की बात करें तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो वेमेन खासकर जो रूरल एरियाज़ के अंदर हैं वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। प्लस उनके ऊपर काफ़ी सारे बर्डन देखने को मिलता है। वेमेंस का कहना यह है कि हमें घर का बहुत सारा काम करना पड़ता है, केयर वर्क करना पड़ता है, और ये ऐप बात करता है पूरा दिन साइट पर रहने की। तो हम लोग तो या फिर नरेगा का काम कर पाएंगे या अपना घर का काम कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साफ साफ वर्कर्स बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं वर्कर्स के अगेंस्ट में सारी चीज़ें जा रही हैं। जो ये इस एप्लीकेशन को लाया गया, ये एक अच्छा स्टेप नहीं है, ऐसा ऑथर मेंशन करते हैं। फिर ऑथर मेंशन करते हैं कुछ और चैलेंजेस के बारे में, और बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे पहली बात, ये जो ऐप है इसको इम्प्लीमेंट, इसको लागू करने में काफ़ी सारे चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। चैलेंजेस क्या हैं इसको समझते हैं। सबसे पहली बात देखो, जो ये वर्कर्स हैं वो यहाँ पर पूरा दिन रहकर अपनी अटेंडेंस नहीं लगा सकते, और मान लो पूरा दिन रहकर अटेंडेंस नहीं लगा पाते हैं, कहीं और जाके काम कर लेते हैं, तो उनकी अटेंडेंस चढ़ेगी नहीं, और अटेंडेंस चढ़ेगी नहीं तो उस दिन की उनको मजदूरी मिलेगी नहीं। और यही बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम केरला और झारखंड के जो वर्कर्स हैं वो फेस कर रहे हैं। और रिसेंटली न्यूज़ क्लिक ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी और उन्होंने बताया है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी जा रही है नरेगा वर्कर्स के थ्रू तमिलनाडु से भी, सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस के चक्कर में। ये जो ऐप है इसने बुरी तरह से नरेगा वर्कर्स के हालात को जो है वो काफ़ी ख़राब कर दिए हैं। यहाँ पर कुछ मेट्स वगैरह यानी कुछ वेमेन थी जो कि केयर कर रही थी इन सब चीज़ों की, उनके हाथ से ही पावर्स जा रही हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब देखो, जो बहुत सारी जो वेमेन्स हैं उनके पास में स्मार्टफोन नहीं है, क्योंकि कौन देखो, बहुत सारी जो वेमेन है उनको मेट्स बनाया जाएगा, मेट्स बनाया जाएगा, यानी वो इन लोगों को केयर करेंगी, इनकी अटेंडेंस वगैरह चढ़ाएंगी। तो ये जो नई कंडीशन है ये हज़ारों वेमेन को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दी, क्योंकि उन वेमेन के पास में स्मार्टफोन नहीं है। अब स्मार्टफोन नहीं होगा तो वो मेट बन नहीं पाएंगी, वो लोग क्या यहाँ पर अटेंडेंस वगैरह नहीं ले पाएंगी, ठीक है ना। तो स्मार्टफोन ऑब्वियस सी बात है, एप्लीकेशन चाहिए तो स्मार्टफोन चाहिए। अब स्मार्टफोन ज़्यादातर लोगों के पास में है नहीं, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे इनकी जगह मैन लेते हुए नज़र आएंगे, मैन को यहाँ पर जॉब मिलती हुई नज़र आएगी। तो ये यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया गया कि भाई जब इस ऐप को लॉन्च कर रहे थे तो स्टार्टिंग में ही यहाँ पर बहुत सारे एरर्स थे। लगभग मैंने आपको बताया कि लगातार एरर्स थे, और 13 मई 2012 में मिनिस्ट्री ऑफ रिसर्च और डेवलपमेंट ने यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक सर्कुलर को रिलीज़ किया, और यहाँ पर मेंशन किया कि भाई ये देखो, जो भी वर्कर्स हैं उनको ये जो एप्लीकेशन है इस पर अटेंडेंस देनी होगी। लेकिन यहाँ पे इन्हें पता था कि जब हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया था तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे एरर्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसके बावजूद भी इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, और इसका कोई सलूशन अभी तक लेकर आया नहीं गया, और इसका सलूशन का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। तो ये यहाँ पर मेंशन किया जाता है। उसके बाद बोला गया ये जो ऐप है
इस ऐप के अंदर बोला जा रहा है कि ये लोगों के ऊपर निगरानी रखेगा, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेगा, लोगों की अटेंडेंस को लेगा। अब लोग अटेंडेंस हो पाएगी लोगों की तो लोगों को पेमेंट बिल्कुल तेज तेज मिलेगी, फास्टर पेमेंट मिलेगी। लेकिन ऑथर बोलते हैं कि भाई ये चीज़ें कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपोजिट नज़र आ रही हैं। अपोजिट क्या नज़र आ रही हैं? लोग यहाँ पे लोगों की अटेंडेंस ली जा रही है, लेकिन लोगों को कोई और काम है, अगर वहाँ से निकल जाते हैं तो उनकी अटेंडेंस चढ़ेगी नहीं, लोगों को यहाँ पर सैलरी नहीं मिल पाएगी। तो ये बिल्कुल अपोजिशन वे में है, ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हो। फिर एट द लास्ट ऑथर का मेंशन करना यह है कि भाई ऐप के ऊपर फोकस करने के बजाय आप फोकस करो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के अंदर, आप बिलीव करो सोशल ऑडिट के अंदर में। यानी कि ऑथर का मेंशन करना यह है कि भाई आप कुछ भी चीज़ लेकर आ रहे हो, जैसे कि आपने ये स्टेप उठाया, तो पहले आप नरेगा वर्कर्स के साथ में कंसल्टेशन तो कर लो, बातचीत तो कर लो कि उनको कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। तो यही यहाँ पर ऑथर मेंशन करते कि भाई आपने बिना किसी कंसल्टेशन के, बिना किसी डिस्कशन के इसको इम्प्लीमेंट कर दिया और बेचारे वो परेशान हो रहे हैं। तो एनएमएमएस जो ये एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है, ये पूरी तरह से ब्लाइंड तरीके से आप कह सकते हो कि कुछ भी देखा नहीं गया कि क्या इसका इम्प्लीकेशन होगा, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसे इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और दिख रहा है सामने कि बिल्कुल इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, वर्कर्स के लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ पैदा हो रही हैं। वर्कर्स या तो फिर नरेगा का काम करेगा या फिर अपनी जॉब छोड़ेगा, और अगर जॉब छोड़ दें तो कहीं ना कहीं जो वर्कर्स के पास में राइट टू वर्क का राइट है, हक है, वो यहाँ पर वायलेट हो रहा है। आई होप आप लोग यहाँ पर इन बातों को बहुत अच्छे से समझ चुके हो। एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को इस पूरे एडिटोरियल का डिटेल से बता दिया है कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें मेंशन की जा रही हैं। फिर उसके बाद में एक एडिटोरियल आपको ये देखने को मिल जाता है, वो है ब्रिक्स कंट्रीज़ को लेकर। अब इसमें क्या क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या हुआ, अभी 14वीं ब्रिक्स की समिट हुई है, 14th ब्रिक्स की समिट हुआ। कल मैंने आपको बताया था ब्रिक्स क्या है, 5 कंट्रीज़ का ग्रुप है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देश देखने को मिलेंगे। अब इनका पूरा समिट 24 जून को ये कंप्लीट हो जाता है, कल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब क्या होता है कि इस समिट के तहत यहाँ पे बोला गया कि जो 5 कंट्रीज़ हैं इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया है। जैसे कि इन्होंने बोला कि हम लोग नया डेवलपमेंट बैंक को लेकर कोऑपरेशन करेंगे, प्लस टेररिज्म को टैकल करेंगे, प्लस साथ मिलकर काम करेंगे। व्लादिमीर पुतिन का कहना यह है कि हम इस ग्रुप को और मजबूत करेंगे। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी का फोकस है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के ऊपर फोकस करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ों पर कोऑपरेट करेंगे। तो ये सारी बातें ब्रिक्स समिट के अंदर हुई हैं, और जो कि काफ़ी अच्छी बात भी है। लेकिन यहाँ पर मेंशन किया गया कहीं कहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं। जैसे 2 चीज़ों पर सबसे बड़ा विवाद क्रिएट हुआ। विवाद क्या था? पहली बात, यूनाइटेड नेशन के अंदर हम लोग चाहते हैं रिफॉर्म्स। ठीक है, इनफैक्ट इंडिया चाहता है कि भाई यूनाइटेड नेशन के अंदर कुछ बदलाव हो। बदलाव क्या हो? जब आप लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर देखते हो तो टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 10 नॉन परमानेंट है और 5 परमानेंट मेंबर हैं। इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर है। इंडिया चाहता है हमें परमानेंट सीट मिले। परमानेंट मेंबर में आपको यहाँ पर ये यूके, यूएस, फ्रांस, उसके बाद यह आपको जो है चाइना देखने को मिल जाता है, रशिया देखने को मिल जाता है। तो भारत भी बोलता है कि भाई हम लोग को भी एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, वीटो पावर मिलनी चाहिए। लेकिन चाइना इसको अपोज कर देता है। चाइना बोलता है नहीं। ठीक है, अब क्या है ना, इस चीज़ को चाइना ने अपोज किया, लेकिन ब्राज़ील सपोर्ट करता है। इंडिया और ब्राज़ील दोनों ने यहाँ पर अपने कंसर्न दिखाए कि बिल्कुल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट को एक्सपेंड करना चाहिए और इंडिया को भी जगह मिलनी चाहिए। लेकिन चाइना यहाँ पर इंडिया के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये पहला इशू रहा, यहाँ पे टकरार रही। दूसरी टकरार रही टेररिज्म को लेकर, आतंकवाद को लेकर। आतंकवाद को क्या लेकर टकरार रही? इस ग्रुप के अंदर फोकस है कि भाई हम आतंकवाद को ख़त्म करेंगे। लेकिन अभी हाल ही में हम लोगों ने चाइना को देखा कि चाइना ने एक आतंकवादी को बचाया। इंडिया, अमेरिका ने फोकस किया कि लश्कर-ए-तैयबा का जो टेररिस्ट है अब्दुल रहमान मक्की, इसको यहाँ पे मतलब हम लोग एक यूएन का टेरर डेजिग्नेशन टेररिस्ट बोलना चाहते थे, और इसको हम लोग एक डेजिग्नेशन देना चाहते थे टेररिज्म का। इसको आतंकवाद घोषित करना चाहते थे इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन चाइना ने इसको रोक दिया। चाइना ने इसके ऊपर रोक लगा दी, इसके ऊपर होल्ड कर दिया। तो ये 2 चीज़ें तो देखने को मिल जाएंगी जहाँ पर मेल मिलाप बिल्कुल भी नहीं है इस ब्रिक्स ग्रुप के अंदर में। तो ये बातें यहाँ पर मेंशन की जा रही हैं। तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं इन ग्रुप्स के अंदर में, ये यहाँ पर बोला गया है। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ रहे होंगे। ठीक है ना। हालांकि इन कंट्रीज़ ने अभी अपना फोकस रखा है कि हम लोग स्पेस सेक्टर में काम करेंगे, यानी कि खासकर साथ मिलकर कुछ सैटेलाइट्स वगैरह को भी लॉन्च करेंगे। यानी जो ये 5 कंट्रीज़ या ब्रिक्स कंट्रीज़ साथ मिलकर स्पेस कोऑपरेशन करेंगे, सैटेलाइट्स वगैरह को लॉन्च करेंगे। हालांकि अभी भी
इंडिया चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरह है वो बना हुआ है, वहाँ पे हम लोग अभी कॉपरेशन नहीं कर सकते बिल्कुल भी, वो चीज़ें भी यहाँ पर मेंशन की जा रही है। ठीक है ना। आई होप आप लोग यहाँ पर काफ़ी चीज़ें समझ चुके हो। मतलब ब्रिक्स ग्रुप की जो मीटिंग हुई है, काफ़ी सारी चीज़ों पर अच्छे से कॉपरेशन की बात की गई, लेकिन काफ़ी सारे इश्यूज़ पर अभी भी यहाँ पर आप कह सकते हो जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो काफ़ी हद तक डिफरेंट देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हुआ। अब एडिटोरियल्स की हमारी वोकेबलरीज़ क्या क्या, क्योंकि वोकेबलरीज़ भी हम लोग डेली बेसिस पर कवर करते हैं। पहला वोकेब बात करता है रशिंग के बारे में। रशिंग क्या होता है? रशिंग मतलब जल्दबाजी करना, एक्ट ऑफ मूविंग हरीडली, यानी तेज़ी से या जल्दबाजी कर देना, उसको बोलते हैं रशिंग। दूसरा वोकेब है इनटू अ टिजी। इनटू अ टिजी बेसिकली एक फ्रेज़ है, ये बात करता है घबराहट या फिर परेशानी होना, यानी आप काफ़ी नर्वस फील करो, फीलिंग वेरी नर्वस, इसको हम लोग इनटू अ टिजी से डिनोट कर सकते हैं। तीसरा वोकेब है रेमिशन, काफ़ी बार पढ़ा है। रेमिशन मतलब किसी को माफ़ी देना, ठीक है, किसी के ऊपर पेनल्टी वगैरह कम करना। उसके बाद यहाँ पर एक वोकेब आता है असैसिनेशन, ये भी आपने काफ़ी बार पढ़ा है। असैसिनेशन मतलब किसी की हत्या कर देना, अटैक करना, उसको बोलते हैं असैसिनेशन। फिर लास्ट वोकेब आता है बर्निश। बर्निश मतलब इम्प्रूव करना, टू इम्प्रूव या फिर किसी चीज़ को और ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाना, टू मेक मोर इम्प्रेसिव। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बर्निश। ठीक है ना। आई होप आप लोग यहाँ पर ये सारी वोकेब्स को भी क्लियर कर पाए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन की तरफ। प्रीलिम्स के क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपसे पूछा, 2019 का एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो माइक्रोबीट्स हैं अगर इन्वायरमेंट में इसको रिलीज़ किया जाए तो ये कैसे एक बहुत बड़ा कंसर्न बन सकता है। अब देखो यहाँ पर इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट में है वो है यहाँ पर ऑप्शन ए। माइक्रोबीट्स बेसिकली हमारे मैरीन इकोसिस्टम के लिए, खासकर समुद्र वाले हिस्से के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। ठीक है ना, ये यहाँ पर बोला गया, खासकर हमारी फिशेस के लिए ये काफ़ी हद तक खतरनाक माना जाता है। तो माइक्रोबीट्स हैं क्या? छोटे छोटे स्मॉल प्लास्टिक पार्टिकल्स हैं जो कि हमारे मैरीन इकोसिस्टम के लिए खतरनाक है। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर ये था पूरा का पूरा हमारा डिस्कशन, जिसमें हम लोगों ने स्मॉल न्यूज़ प्लस एडिटोरियल वगैरह डिटेल से कवर कर लिया है ना। इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।